मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ठग और उसके गिरोह की जिसने हुक्का पिलाओ बोलकर 931 लोगों का कत्ल कर दिया, जिनके डर से अंग्रेज भी थर-थर कांपते थे। इन हत्याओं के चलते उस ठग का नाम दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। तो आइए बात करते हैं उस ठग के और उसकी पूरी कहानी के बारे में। बात है 1839 की। गर्मियों के दिन थे। महारानी विक्टोरिया को अपने सूत्रों से पता चला कि एक किताब पब्लिश होने वाली है। इसकी खास बात यह थी कि इसमें कहानी थी भारत की। महारानी विक्टोरिया को अपने साम्राज्य के सुदूर कोनों के बारे में बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने पब्लिशर को बुलाकर किताब के बारे में पूछा। तुरंत किताब के पहले 2 चैप्टर महारानी के आगे पेश किए गए। सिर्फ 2 चैप्टर पढ़कर ही महारानी के होश फाख्ता हो गए। इसमें कहानी थी एक खूंखार सीरियल किलर की, जिसने रुमाल से ही 900 से ज्यादा लोगों का बेरहमी से खून कर डाला था। साथ ही जिक्र था एक ऐसे गिरोह का जो एक देवी की पूजा किया करता था और देवी को चढ़ावे में खून की भेंट दी जाती थी। यह किताब छपी और पहली एंग्लो इंडियन बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब ने एक और काम किया, वो ये कि अंग्रेजी डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ा, वो था ठग। आइए जानते हैं ये ठग लोग कौन थे। इन ठगों का एक गिरोह हुआ करता था। गिरोह में हिंदू, मुसलमान और अलग अलग जातियों के लोग हुआ करते थे। कोई अमीर हुआ करता था तो कोई खाना बदोश, लेकिन सभी एक ही देवी की पूजा किया करते थे। इन लोगों की अपनी धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, पूजा पद्धति और अपनी ही एक रहस्यमयी भाषा हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि ये लोग गरीब थे जो मजबूरी में ऐसा कर रहे थे। नहीं, ये लोग ठगी को अपना व्यवसाय मानते थे। वह जमाना जरूर अंग्रेजों का था, लेकिन उस वक्त रास्तों में मौत तोहफे में मिलती थी। जब भी लोगों, व्यापारियों को एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता था, तो ये लोग इकट्ठे ग्रुप में चला करते थे, जिसे कारवां कहते थे। एक शख्स ऐसा भी होता था जो राहगीरों के साथ दोस्त बनकर शामिल तो होता, लेकिन पीले रंग के रुमाल और एक सिक्के से ही उन्हें मौत के घाट उतार देता था। वह रुमाल में सिक्के को एक खास अंदाज में फंसाकर शिकार का गला इस तरह घोटता कि पल भर में ही उसकी मौत हो जाती। उसके खौफ का आलम यह था कि आम लोगों ने झांसी, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल की राह पकड़कर निकलना ही बंद कर दिया। उस खूंखार शख्स का नाम था ठग बहराम, जिसकी बेरहमी के किस्से सुनकर अंग्रेज भी थर-थर कांपते थे। आइए जानते हैं कि बहराम कैसे बना एक ठग। बहराम का जन्म 1765 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। वैसे बहराम बचपन से ही बेहद शांत और सरल था। फिर उसकी दोस्ती होती है खुद से ही 25 साल बड़े सैयद अमीर अली से। अमीर अली उस जमाने का सबसे खतरनाक और खूंखार ठग था। बहराम ने उससे ठगी के पैंतरे इस अंदाज में सीखे कि अगले 10 सालों में ही वह ठगों का सरदार बन गया। वह राहगीरों के काफिलों पर कभी अचानक हमला बोलता था तो कभी उनके बीच घुल मिलकर वारदात को अंजाम देता था। वह ठगी की वारदातों को इतनी खूबसूरती से अंजाम देता कि पूरे के पूरे काफिले गायब हो जाते और किसी को भनक तक नहीं लगती। पीछे रह जाती तो सिर्फ बातें। बहराम की हवानियत की चर्चा हर किसी की जुबान पर रहती थी। उसकी खौफ की वजह से अंग्रेज सेना के जवान भी सफर करने से कतराते थे। जब बहराम का खौफ पूरे देश में फैल रहा था, उस दौरान ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने कदम तेजी से भारत में जमा रही थी। बहराम से निपटने के लिए अंग्रेजों ने जितने भी सैनिकों को काम पर लगाया, हर किसी को मौत के घाट उतार दिया गया। आइए जानते हैं इनके ठगी करने के तरीके के बारे में। ठगी की शुरुआत एक खास मौसम में या किसी शुभ संकेत को देखकर हुआ करती थी, जैसे बिल्लियों पर झगड़ना, कौवे की आवाज आदि। एक गिरोह में 30 से लेकर 50 लोग तक होते थे। ये ठग तीर्थयात्री, व्यापारी जैसे लोगों को निशाना बनाते थे।
जैसे ही शिकार की पहचान होती, ये लोग उस कारवां के आगे पीछे हो लेते और फिर धीरे धीरे एक एक कर उस कारवां से जुड़ते जाते। इनकी पोशाक आम लोगों जैसी होती थी, इसलिए किसी को कोई शक भी नहीं होता। एक बार कारवां से जुड़ जाने के बाद ये लोग उन्हें अपनी बातों में फंसाकर मेलजोल बढ़ाते और उनका भरोसा जीत लेते। कारवां के सबसे आगे ठगों का एक दस्ता रहता। एक बार निशाने की पहचान हो जाने पर कारवां में शामिल एक ठग आगे वाले दस्ते को बताता कि कितने लोगों के लिए कब्र खुदनी है। इसके बाद आगे वाला दस्ता खुदाई के काम में लग जाता। आपस में इशारे के लिए रामसी नाम की एक खास कोडेड भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे रामसी में कब्र को बेल कहा जाता था और बेल खोदने के लिए एक खास कुदाल का इस्तेमाल होता, जिसे कस्सी कहा जाता था। ठग अपने साथ एक छोटा सा झोला लेकर चलते थे, जिसे लुटकुनिया कहते थे। बकायदा कब्र खोदने से पहले एक पूजा भी होती थी और इसके लिए कस्सी को गुड़, दही और शराब से बारी बारी नहलाकर उसमें पान और फूल चढ़ाए जाते। इसके बाद कस्सी को टीका लगाकर एक नारियल फोड़ा जाता और नारियल फूटने पर सभी ठग जय देवी माई की बोलते। इसके बाद सभी लोग बारी बारी कब्र खोदते। कारवां के सबसे पीछे भी एक गिरोह चलता था, जिसका काम था यह देखना कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। कोई खतरा दिखा तो लुचमन सिंह आ गया, इस कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। भागने के लिए लोपी खान आ गया बोला जाता था। वारदात करने के दौरान बहराम का गिरोह रामोस नामक सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता था। इस भाषा के जरिए बहराम अपने गिरोह के लोगों को बता देता था कि काफिले में किस व्यक्ति को टारगेट करना है और कब उसे मारकर पैसा लूटना है। गिरोह के लोग इतने बेरहम थे कि वे काफिले में शामिल सब लोगों को मारने से तनिक भी हिचकते नहीं थे। कहा जाता है कि ठगों की भाषा रामोसी इतनी कठिन थी कि अंग्रेजों के जासूस भी इसको समझ नहीं पाते थे। जब एक अकेली सुनसान जगह मिलती तो ये लोग हमला करते। जब शिकार का वक्त आता तो उसे झिरनी कहा जाता था। झिरनी के लिए अक्सर सुरती खा लो, हुक्का पिलाओ ऐसे इशारों का इस्तेमाल होता। जैसे ही ठगों का सरदार ये वाक्य बोलता, शिकार पर हमला हो जाता। हमले के लिए ये लोग एक पीले रुमाल का इस्तेमाल करते, जिसमें गांठ बांधकर एक सिक्का लगा होता था। रुमाल को शिकार के गले में डालकर ऐसे मरोड़ा जाता जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो जाती। ये लोग किसी और हथियार का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसकी एक वजह थी एक पुराना मुगल कानून, जिसके तहत खून बहाने पर मौत की सजा मिलती थी। एक और कारण ये था कि ठग यूं ही खून बहाकर देवी को नाराज नहीं करना चाहते थे। खैर, मुसाफिरों की हत्या कर ये लोग उनका सब कुछ लूट लेते। इसके बाद लाशों को एक के ऊपर एक कब्र में डाल दिया जाता। कब्र को मिट्टी से ढककर उसके ऊपर झाड़ियां लगा दी जाती। इस तरह ये लोग एक पूरा कारवां गायब कर देते, फिर खुद भी गायब हो जाते और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। इन हत्याओं के चलते बहराम का नाम दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर। आइए जानते हैं अब कि इस ठगी का खात्मा कैसे हुआ। बहराम गिरोह की क्रूरता 1790 से लेकर 1840 तक जारी रही। साल 1810 की बात है। विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। आए दिनों उनके पास खबर आती थी कि राहगीर गायब हो रहे थे। इक्का दुक्का घटनाएं होना आम थी, लेकिन धीरे धीरे खबरें आने लगी कि कारवां लुट रहे हैं। और मामला केवल लूट का नहीं था। जिन लोगों को लूटा जाता उनका कुछ अता पता भी नहीं मिलता। ऐसे में उस साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सिपाहियों के लिए एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि रास्ते में डकैतों से सावधान रहें। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, डकैती की वारदातें बढ़ती गई। सूरत और बॉम्बे में अफीम के कारोबार का केंद्र बन चुके थे। अफीम का पैसा राजपुताना मालवा तक पहुंच रहा था। लंबी दूरी तक चांदी और सोने के सिक्के ले जाने के लिए खास लोग होते थे, जो अक्सर भिखारी का वेश बनाकर चलते थे ताकि किसी को शक ना हो। जब इन लोगों के गायब होने की खबरें आने लगी तो दबाव में आई ब्रिटिश सरकार के गवर्नर बेंटिक ने ठगों से निपटने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया, ठगी और डकैती डिपार्टमेंट। 1835 में विलियम स्लीमैन को इस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। स्लीमैन ने कई साल तक कई शहरों गांव की धूल खाने के बाद
कुछ ठगों को पकड़कर यातना या लालच देकर जानकारी इकट्ठा की। कुछ ठगों को मुखबिर बना लिया। उस्ताद ने ही बता दिया था बेरहम का पता। हेनरी स्लीमैन ने बहराम को पकड़ने के लिए करीब 15 साल तक कई शहरों की खाक छानी। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन बहराम के केस में उस्ताद ही चेले की लंका लगाए वाली बात बनती है। मतलब कि बहराम के उस्ताद ने ही बहराम का पता बता दिया था। स्लीमैन को बहराम के उस्ताद सैयद अमीर अली के ठिकाने की जानकारी मिल गई। पुलिस इसके घर तक पहुंची, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। गुस्साए अंग्रेजों ने परिवार के बाकी लोगों को उठा लिया। अपने परिवार को बचाने के लिए अमीर ने स्लीमैन को ठगी के धंधे के बारे में बताया। पहले पहल को स्लीमैन को विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्थित तरीके से ये काम किया जा रहा था। तब अमीर अली स्लीमैन को एक गांव के पास ले गया। वहां करीब 100 लोगों को मारकर उनकी लाशों को जमीन में गाड़ दिया गया था। ये वही राहगीर थे जो पिछले कुछ वक्त में गायब हुए थे। अमीर के बताए टिप पर काम करते हुए स्लीमैन ने 1838 में बहराम को गिरफ्तार कर लिया। उस समय उसकी उम्र 75 साल हो चुकी थी, लेकिन लूट और हत्याओं के मामलों में वह अब भी उतना ही खूंखार था और पूरे गिरोह का संचालन कर रहा था। उसके पकड़े जाने के बाद गिरोह के बाकी लोग भी एक एक करके पकड़े गए। 1837 में 412 ठगों को फांसी दी गई और 87 को आजीवन कारावास। इसके अलावा 1000 के करीब ऐसे ठग थे जिन्हें दूर टापू पर ले जाकर छोड़ दिया गया ताकि वे कभी भारत न लौट सकें। सन 1840 में बहराम ठग के साथ उसके सभी कुख्यात साथियों को जबलपुर के एक पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद ही देश में बहराम गिरोह का खात्मा हो सका।